हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी स्टोरी बिगिनर टू गॉड सीजन 2 846 टू 48। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वही जय, अवनी और सेनापति भी आ गए थे। अवनी जल्दी से अमृता को सहारा देते हुए उसे खड़ा करती है। वही जय आदित्य के पास आते हुए कहता है, भाई फिर से रक्त दानव यहाँ? मुझे लगता है यहाँ ऐसा कोई रास्ता है जो रक्त दानवों की घाटी तक जाता है। ये सुन आदित्य सेनापति को बुलाते हुए कहता है, सेनापति जी, इस इलाके की अच्छी तरह से जांच करिए, कोई भी सुरंग जिसका हमें पता ना हो उसे मजबूती से बंद करवा दीजिए। ये सुन सेनापति सीने पर हाथ रखकर सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। तभी आदित्य की नजर अमृता पर जाती है। अमृता से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अमृता के पास आता है और उसे पकड़ते हुए गोद में उठा लेता है। वहां पर बहुत से सैनिक जय और अवनी थी। तो सबको देख अमृता शर्माते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अमृता शर्माते हुए सभी को देख रही थी। सैनिकों ने तो सर झुका लिया था, पर जय और अवनी उनको ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी आदित्य अमृता को देख गंभीरता से कहता है, मैं तुम्हें उठा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पैर में मोच आई है और तुम चल नहीं सकती, तो अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ये बोल आदित्य वहां से जाने लगता है, पर जय और अवनी को देख रुकते हुए कहता है, माफ करना भाई, इतनी रात को परेशान किया, तुम दोनों जाओ आराम करो। ये सुन जय ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ भाभी को लेकर और थोड़ी प्रेम औषधि भी दे देना, जल्दी ठीक होगा पैर। ये बोल जय हंसने लगता है, पर आदित्य उसे घूर कर देखता है और अवनी उसे कोहनी से मार देती है। आदित्य अमृता को लेके कक्ष में आ गया था। वो अमृता को बिस्तर पर लेटाते हुए कहता है, अमृता, मुझे नहीं पता ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, पर इतना पता है कुछ है जिसकी वजह से तुम बदली बदली सी हो। देखो, तुम मुझे मित्र शत्रु कुछ भी समझो, लेकिन चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकती हो। ये सुन अमृता कुछ सोचते हुए ना में सर हिला देती है। तभी आदित्य अमृता के पैरों को प्यार से छूता है, जिससे अमृता सिहर जाती है। आदित्य को शरीर के हर बिंदु का पता था। उसे हड्डियां तोड़ने के साथ उनको ठीक करना भी आता था। तभी वो अमृता के पैर को धीरे धीरे हिलाते हुए एक झटके से दूसरी तरफ को घुमा देता है। इसी के साथ अमृता की चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुन आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, बस बस हो गया। ये बोलते हुए वो जैसे अमृता की ओर देखता है, तो पाता है कि अमृता की आंख में एक आंसू की बूंद आ गई थी। उसे देख वो मन में कहता है, देखो इसे देख, कोई कह सकता है ये ब्रह्मांड मंडल की योद्धा है। ये बोल वो अमृता के एकदम पास जाता है। अमृता को आदित्य की सांसें महसूस होने लगी थी। वो आदित्य को इतना पास देख आंखें बंद कर लेती है। तो उसके आंखें बंद करते ही वो आंसू की बूंद गालों से होते हुए सीने पर गिरने लगती है। पर उससे पहले ही आदित्य हाथ आगे करते हुए वो आंसू की बूंद अपनी हथेली पर ले लेता है। तभी अमृता आंख खोलते हुए आदित्य और उसके हाथ पर वो आंसू की बूंद को देखती है। अमृता के आंख खोलते ही आदित्य बंद करते हुए कहता है, अमृता, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे आंखों के इन आंसू से है, तो मुझे दोबारा तुम्हारी आंखों में ये नजर ना आए। ये बोल आदित्य वहां से जाने लगता है, पर अचानक से वो रुक जाता है। अमृता ने उसकी छोटी उंगली पकड़कर उसे रोक लिया था। तभी आदित्य रुकते हुए पीछे पलट कर देखता है, तो अमृता उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके गले से लग जाती है और उदासी से कहती है, मत जाओ, यही मेरे पास रुक जाओ। ये सच है कि मैं आदित्य की जगह किसी को नहीं दे सकती, पर तुम्हारी एक अलग जगह है। हाँ युग, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम हो ही इतने अच्छे, तुमसे कौन लड़की प्यार नहीं करेगी। मेरे तुम पर तलवार तानने और भला बुरा कहने के बावजूद तुमने मुझे सम्मान दिया है और कदम कदम पर मेरी रक्षा की है, मैं कैसे ना करती तुमसे प्यार। ये सुन आदित्य अमृता को शांत करवाते हुए उसके सर पर हाथ फेरता है। तभी अमृता आदित्य को देख उसके चेहरे के पास जाते हुए कहती है, मैं आपकी हूँ। ये बोल वो आदित्य के होठों पर होठ रख देती है। आदित्य भी उसे चूमने लगता है। वो धीरे धीरे अमृता की गर्दन और उससे नीचे जाने लगता है। अमृता की सांसें भारी और शरीर गर्म हो रहा था। तभी अमृता आदित्य की शर्ट के बटन खोलते हुए उसे निकाल देती है। ऐसे ही आदित्य भी अमृता के शरीर से एक एक कपड़ा उतारता जा रहा था। अमृता आदित्य की बाहों में बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वहां का माहौल शांत और हसीन हो गया था। उस शांति में उस कक्ष के अंदर प्यार की कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहता है। कुछ समय बाद अमृता और आदित्य उसी बिस्तर पर लेटे हुए थे। अमृता आदित्य के सीने से लगी हुई थी। वही वो लोग अभी भी पूरे कपड़ों में नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को कंबल में ढक रखा था। आदित्य प्यार से अमृता के सर पर हाथ फेरता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अमृता आदित्य को देख कहती है, युग, आपने नहीं बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। ये सुन आदित्य अमृता को परेशान करने के लिए कहता है, इसमें बताना क्या है, बेशक मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
ये सुन अमृता उदास होते हुए गुस्से से आदित्य को देखते हुए उससे दूर होके कहती है, तो आपने ये सब क्यों किया? ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, वो सब तो आनंद के लिए था, प्यार वार जैसा कुछ नहीं है, तुम अधिक सोच रही हो। ये सुन अमृता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो लगभग रोने ही वाली थी कि आदित्य उसे अपने पास खींचते हुए प्यार से गले लगाता है। पर अमृता छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। तभी आदित्य हंसते हुए कहता है, अरे मुझे माफ करना, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ये सुन अमृता शांत होते हुए आदित्य को देखने लगती है और उसके सीने पर मारते हुए कहती है, आप कितने गंदे हैं एक्स कहे के। ये सुन आदित्य हैरान होते हुए कहता है, एक्स इसका क्या मतलब हुआ? ये सुन अमृता आदित्य को देख कहती है, मैंने आपका नाम रखा है, आपकी आंख में जो सुनहरा निशान बनता है उस निशान को पूर्वीय द्वीप पर एक्स कहते हैं, इसलिए आपको मैं एक्स बुलाऊंगी, प्यार ना करने वाले गंदे एक्स। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए अमृता के माथे को चूमते हुए कहता है, अभी घंटों तक जो किया क्या वो प्यार नहीं था? ये सुन अमृता शर्म से सर झुका लेती है। तभी आदित्य अमृता का हाथ सीने पर रख कहता है, देखो मेरे दिल की धड़कन मेरे प्यार का सबूत है, ये अमृता अमृता करके धड़कता है। ये बोलते हुए आदित्य धीरे से मुंह से अमृता अमृता बोलता है। पहले तो अमृता को लगता है कि सच में वो आवाज दिल से आ रही है, पर तभी वो उसे बोलता हुआ देख लेती है। तो वो आदित्य को देख कहती है, झूठे कही कि आपने वो आवाज मुंह से निकाली थी। ऐसे ही वो दोनों काफी समय तक हंसते रहते हैं। आदित्य अमृता को सीने से लगाकर सहलाते हुए सुला देता है। अमृता सो चुकी थी, पर आदित्य की आंखें खुली थी। जिस चेहरे पर अभी तक हंसी और जिस आंख में अभी तक प्यार था, अब उन दोनों पर गुस्सा नजर आने लगा था। आदित्य अमृता को धीरे से खुद से दूर करते हुए बिस्तर से खड़ा होता है और अपनी शर्ट पहनते हुए कक्ष के छज्जे के पास चला जाता है और बाहर से पर्दा लगाकर वहां से गायब हो जाता है। असुरलोक। एक अंधेरी जगह में कुछ लोग इकट्ठा थे। इनमें से बहुत से लोग राज्य परिवार और राज्य के ऊंचे ओहदों से थे। ये सब किसी तरह असुरों के राजा के सिंहासन को अपने कब्जे में करना चाहते थे, पर वो सिंहासन पिछले राजा के होते हुए किसी और को राजा स्वीकार नहीं करने वाला था। उस सिंहासन का अपना एक दिमाग था, और वो जिसे राजा स्वीकार करता था, पूरे असुर लोक में उसे कोई हरा नहीं सकता था, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इसलिए वो उस सिंहासन को हासिल करना चाहते थे। तभी वहां एक आदमी आते हुए उनके मुखिया से कहता है, मास्टर, दो लोग हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये सुन वो मुखिया हाँ में सर हिलाते हुए उनको बुलाने की इजाजत दे देता है। तभी मुख्य द्वार से दो सैनिक जैसे दिखने वाले योद्धा अंदर आते हैं। या वही दो योद्धा थे जो काल वन में आदित्य को देख भागे थे। वो दोनों अभी तक कांप रहे थे। वो कांपते हुए उस मुखिया को देख अभिवादन करते हैं। ये देख मुखिया हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम दोनों। ये सुन वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। असुरों के सिंहासन पर बैठने वाले को पूरे असुर लोक में उसे कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए वो उस सिंहासन को हासिल करना चाहते थे। तभी वहां एक आदमी आते हुए उनके मुखिया से कहता है, मास्टर, दो लोग हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये सुन वो मुखिया हाँ में सर हिलाते हुए उनको बुलाने की इजाजत दे देता है। तभी मुख्य द्वार से दो सैनिक जैसे दिखने वाले योद्धा अंदर आते हैं। या वही दो योद्धा थे जो काल वन में आदित्य को देख भागे थे। वो दोनों अभी तक कांप रहे थे। वो कांपते हुए उस मुखिया को देख अभिवादन करते हैं। ये देख मुखिया हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम दोनों। ये सुन वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और घबराते हुए कहते हैं, वो हमने देखा, हमने उसे देखा। ये सुन वो मुखिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किसे देखा और कहना क्या चाहते हो, अगर जान प्यारी है तो साफ साफ बताओ। ये सुन उन दोनों में से एक जल्दी से घबराते हुए कहता है, हमने महाराज को देखा। ये सुन वहां सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। तभी मुखिया उस योद्धा को देख पूछता है, क्या तुमने एरिस को देखा, कहाँ देखा उसे। ये सुन वो योद्धा हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, इंसानों की दुनिया में वो इंसान बन के पैदा हुए हैं। ये सुन मुखिया कुछ सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, फिर तो सिंहासन को हासिल करना आसान हो गया है, इंसान बन के वो भी उनकी तरह कमजोर हो गया होगा, उसे मारना अधिक कठिन नहीं होगा। उसने इतना ही बोला था कि तभी उन दोनों योद्धाओं में जो चुप खड़ा था वो बोलते हुए कहता है, तो उसने बिना कोई शस्त्र उठाए सेनानायक को मार दिया। ये सुन सभी कांप उठते हैं, क्योंकि आदित्य ने जिसे मारा था वो यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली था। दूसरी ओर सुबह हो गई थी। चिड़ियों की आवाज के साथ अमृता की आंखें खुलती है। कक्ष की हर खिड़की पर पर्दा था, जिस वजह से रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। अमृता एक प्यारी सी अंगड़ाई लेते हुए आदित्य की ओर देखती है, पर आदित्य वहां नहीं था। ये देख अमृता हैरान होते हुए कहती है, लगता है वो आज भी जल्दी उठकर चले गए। ये बोलते हुए उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है। उसने आधे कपड़े ही पहने थे।
जिस वजह से उसके शरीर पर बने जगह जगह पर लाल निशान दिखाई दे रहे थे। वो उनको देख शर्माते हुए हैरानी से कहती है, मेरी लाल अग्नि को इसे अभी तक ठीक कर देना चाहिए था, पर ये सब वैसा का वैसा ही है। असल में आदित्य के अंदर काली ऊर्जा भी है, इसलिए ऐसे समय पर वो सक्रिय हो जाती है, और काली ऊर्जा के जख्मों को लाल अग्नि नहीं भर सकती है, वो खुद ही ठीक होते हैं। तभी अमृता एक कपड़े को शरीर पर लपेटते हुए खड़ी होकर नहाने के लिए जाने लगती है। पर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। उससे चला नहीं जा रहा था। तभी वो शर्माते हुए झूठे गुस्से में मिली जूली मुस्कान के साथ कहती है, युग मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, क्या हालत बना दी है, लगता है आज मुझे कक्ष में ही रहना पड़ेगा। ये बोल वो धीरे धीरे चलते हुए स्नान घर तक जाती है, और वहां मौजूद दासियों को वहां से बाहर भेजकर खुद ही नहाती है, और कुछ देर में एक खूबसूरत हरी साड़ी में बाहर आती है। वो कक्ष में वापस आ गई थी। उसने चेहरे और गर्दन के निशानों को तो श्रृंगार से छुपा लिया था, पर अभी भी उसे नीचे जाने में शर्म आ रही थी। उसे पता था कि उसकी चाल देख सब समझ जाएंगे। वही यहाँ से दूर आदित्य हिमपुरी में एक चट्टान के किनारे की ओर जा रहा था, पर वहां जाने के रास्ते में कुछ सैनिक खड़े थे। आदित्य को उस ओर जाता देख बहुत से लोग रुककर उसे देख रहे थे। लोग उसे पागल सन की ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। वहां कोई नहीं जानता था कि वो आदित्य है। आदित्य आगे बढ़ रहा था कि तभी वो सैनिक उसके आगे आते हुए कहते हैं, अरे ओ बच्चे, कहाँ जा रहे हो, ये कोई खेल का मैदान नहीं है, ये दानवों की घाटी की सीमा है, गलती से किसी दानव की चीख सुन ली तो कपड़े गीले कर दोगे, चलो भागो यहाँ से। ये बोल वो हंसने लगते हैं। वहां खड़े लोग भी हंसने लगे थे, पर आदित्य अभी भी वहां खड़ा उन सैनिकों को घूर रहा था। आदित्य को खुद को घूरता देख एक सैनिक गुस्सा होते हुए आदित्य को उसके गर्दन के पास के कपड़े से पकड़ते हुए कहता है, क्या रे आंखें दिखाता है, अगर अभी यहाँ से नहीं गया तो कारागार में डाल दूंगा। ये सुन और देख आदित्य गुस्से से उस सैनिक को देखता है, और उसको छूने वाले हाथ को पकड़ वो खुद से दूर कर मोड़ने लगता है। हर घुमाव के साथ उस सैनिक के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी वो एकदम से चिल्लाने लगता है। उसको चिल्लाता देख आदित्य उन सबको घूरते हुए कहता है, तुम सब में इतनी हिम्मत है कि आदित्य आर्य का रास्ता रोक सको। ये बोलते हुए वो उस सैनिक को छोड़ देता है। तभी सभी लोग आदित्य के सामने झुक जाते हैं। ये देख आदित्य उनको सामने से हटाते हुए एकदम किनारे जाके खड़ा हो जाता है, और नीचे पूरी घाटी में फैले जंगल को देखने लगता है। वहां घुटनों पर बैठे सभी उसकी ओर ही देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि आदित्य नीचे देखते हुए एकदम से वहां से कूद जाता है। ये देख वहां हड़कंप मच जाता है। देखते देख ये खबर हिमपुरी के महल और मुकेश राव के कानों तक पहुंच जाती है। मुकेश राव चिंता से एक कक्ष में टहल रहा था, और उसे ये सब करता उसका एक विश्वासपात्र साथी देख रहा था। तभी मुकेश राव चिंता भरे लहजे में कहता है, उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी, मैं जब पहली बार वहां गया था तब ऐसी जगह पर था जहां दानव नहीं आते, वो तो सीधा बीचों बीच कूदा है। वासु, तुमको क्या लगता है वो जीवित वापस आ सकेगा? ये सुन उसका वही विश्वासपात्र साथी कहता है, महाराज आपका प्रश्न ही मुझे गलत लग रहा है, आप ये सोचिए कि वो वहां गया किस मकसद से है। ये सुन मुकेश परेशान होते हुए कहता है, यही तो समझ नहीं आ रहा है, उसने हमसे एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। ये सुन वासु हंसते हुए कहता है, महाराज अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, सब साफ दिखेगा। मैंने सुना है कि कल रात उचेहा राज्य में एक दानव घुस आया था और अमृता को मारने ही वाला था, लेकिन आदित्य ने उस दानव को मार दिया। अब वो दानवों के इलाके में जा रहा है। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसके दिल में अमृता के लिए प्यार है। अगर हम ध्यान से सोचे तो अभी तक उसने जो जो किया है उसमें हमारा कम, अमृता का फायदा ज्यादा है। उसे पता था यहाँ अमृता सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने उससे विवाह कर लिया और अमृता को आपसे बचा कर ले गया। ये सुन मुकेश गौर से सोचते हुए कहता है, इसका अर्थ है कि वो, जी महाराज, वो आदित्य ही है, असली आदित्य आर्य। उसे अभी तक पता नहीं चला है कि उसके माता पिता की मौत के पीछे आपका हाथ है, लेकिन उसे शक जरूर है। वासु मुकेश को समझाते हुए कहता है। ये सब समझते हुए मुकेश मुठिया कसते हुए कहता है, मेरे साथ खिलवाड़ तुम्हें महंगा पड़ेगा आदित्य आर्य। उचेहा महल में अमृता अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसे भूख लग रही थी, पर वो नीचे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो इंतजार कर रही थी कि क्या पता आदित्य आ जाए, पर वो इस बात से अनजान थी कि आदित्य तो राज्य में ही नहीं है। तभी उसके कक्ष के द्वार पर कोई द्वार खटखटाता है। ये सुन अमृता जल्दी से कहती है, आ जाए। अमृता के इतना बोलते ही द्वार खुलता है, और वहां से जय और अवनी आते हैं। जय जल्दी से आगे आते हुए अमृता को देख कहता है, कैसी है आप भाभी, आप अभी तक नीचे नहीं आई, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सुन अवनी भी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ अमृता तुम ठीक तो हो? उन दोनों की बात सुन अमृता हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जय इधर उधर देखते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, पर आपने मेरे भाई को कहाँ छुपा कर रखा है, दिखाई नहीं दे रहा। ये सुन अमृता हैरान होते हुए कहती है,
क्या अर्थ है तुम्हारा, वो तो मेरे उठने से पहले ही नीचे चले गए थे। ये सुन जय हैरान होते हुए कहता है, नहीं भाभी, वो नीचे नहीं है, मैंने राज्य में भी उसे देखा और महल में भी देखा, सेनापति से भी वो नहीं मिला, आज तो हमें लगा वो यहाँ पर अपना कर्तव्य निभा रहा है। तभी अवनी जय को कुहनी मार देती है और अमृता के पास जाके बैठते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, वो किसी काम से आसपास गया होगा, जय ने उसे आत्म संदेश भेजा है, तुम चलो हमारे साथ नाश्ता कर लो। क्या अर्थ है तुम्हारा, वो तो मेरे उठने से पहले ही नीचे चले गए थे, अमृता जय को देख हैरानी से कहती है। ये सुन जय हैरान होते हुए कहता है, नहीं भाभी, वो नीचे नहीं है, मैंने राज्य में भी उसे देखा और महल में भी देखा, सेनापति से भी वो नहीं मिला, आज तो हमें लगा वो यहाँ पर अपना कर्तव्य निभा रहा है। तभी अवनी जय को कुहनी मार देती है और अमृता के पास जाके बैठते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, वो किसी काम से आसपास गया होगा, जय ने उसे आत्म संदेश भेजा है, तुम चलो हमारे साथ नाश्ता कर लो। जय भी अवनी की बात में हामी भर देता है। उनके बार बार कहने की वजह से अमृता भी मान जाती है। वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए खड़ी होती है और उनके साथ जाने लगती है। अमृता धीरे चल रही थी और उसकी चाल में भी बदलाव था। ये देख जय पीछे मुड़कर अमृता को देखते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों चल रही है। ये सुन अमृता घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, वो कुछ सोचती उससे पहले ही जय कहता है, हाँ समझ गया। इतना सुनते ही अमृता की आंखें बड़ी और गाल लाल हो जाते हैं। तभी जय आगे बोलते हुए कहता है, आपका पैर मुड़ गया था, उसका दर्द होगा। ये सुन अमृता को चैन की सांस आती है और वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ वही वजह है। ये सुन जय मुस्कुराते हुए कहता है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, अवनी भाभी की सहायता करो, मैं तब तक सबके लिए नाश्ता लगवाता हूँ। ये बोल जय वहां से चला जाता है और अवनी मुस्कुराते हुए अमृता के पास आकर कहती है, क्या बात है अमृता, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को इतनी गंभीरता से ले लोगी। ये सुन अमृता सर झुकाते हुए कहती है, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम। ये सुन अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारे पैरों में दर्द है, लेकिन वो तो सिर्फ दाएं पैर में था, तुमको देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारे दोनों पैरों, घुटनों और कमर में भी दर्द है। ये सुन अमृता के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वही अवनी मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही वो दोनों धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं और साथ मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी वहां पर सेनापति आते हुए कुछ कहने लगता है, पर अमृता को देख अभिवादन करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा महारानी, ऐसे बिना बताए आने के लिए। ये सुन अमृता ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं बताए, आप क्या बताने आए थे। ये सुन सेनापति उदास होते हुए कहता है, महारानी वो महाराज आदित्य दानवों की घाटी में गए हैं, अभी अभी मुझे गुप्तचरों ने बताया कि वो हिमपुरी की पहाड़ी से नीचे कूद गए थे। ये सुनते ही अमृता अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। अवनी भी ये सुन के हैरान थी। वही जय आराम से बैठा था। वो सब परेशान हो रहे थे। ये देख जय मुस्कुराते हुए कहता है, आप सब लोग इतने हैरान और परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे तो कहीं ना कहीं अंदाजा था कि भाई वही गया होगा, अब तो भाई पूरी दानवों की जाति को खत्म करके लौटेगा, आखिर उन्होंने ही उसके माता पिता को छीना था और कल तो भाभी पर हमला किया, भाई को गुस्सा आना ही था। ये बोलते हुए जय हंसने लगता है। वही अमृता की आंखों में आंसू थे। तभी अवनी जय को घूरते हुए कहती है, जय आप चुप हो जाए, दिखाई नहीं दे रहा अमृता परेशान है। ये सुन जय अमृता की आंखों में आंसू देख कहता है, भाभी ये सब क्या है, आपको भाई की शक्ति पर भरोसा नहीं है क्या। ये सुन अमृता जय को देख कहती है, 8 साल पहले मैंने आदित्य को खोया था, मुझे उसकी शक्ति पर भी संदेह नहीं था, तुम दानवों को कम मत समझो। ये सुन जय चुप हो जाता है। वो तो जानता था कि आदित्य जीवित है। तभी जय अमृता के पास जाते हुए कहता है, ठीक है मैं जाऊंगा भाई की सहायता के लिए, पर आपको भी वादा करना पड़ेगा कि आप परेशान नहीं होगी और रोओगी तो बिल्कुल भी नहीं। अमृता कुछ सोचते हुए अवनी की ओर देखती है तो अवनी अमृता को देखते हुए कहती है, मुझे जय की चिंता नहीं है जब तक आदित्य उसके साथ है, वैसे भी मुझे आदित्य पर ज्यादा भरोसा है। ये सुन जय का मुंह बन जाता है। अमृता के कहने पर जय वहां से दानवों की घाटी के लिए निकल जाता है। वो तो जानता था कि उसके बिना ही आदित्य सबको खत्म कर सकता है, पर फिर भी वो वहां चला जाता है। दानव घाटी बहुत बड़ी थी, इसलिए उनको वहां गए हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर वो अभी तक वापस नहीं आए थे। जय अवनी और अमृता को आत्म संदेश भेजकर बताता रहता था कि वो लोग सुरक्षित है। इन दिनों महल पर बहुत सी नजरें बनी रहती थी। सेनापति सेना के साथ पास के राज्य जो उचिहा राज्य के अंतर्गत आता था, उसमें हुए एक विवाद को सुलझाने के लिए गए हुए थे। वही अमृता अपने कक्ष में नहाने के लिए गई हुई थी। अवनी महल में टहल रही थी कि तभी एक आदमी घबराते हुए वहां आता है और अवनी को देख कहता है, आपने महारानी को देखा है, हमें उनकी सहायता चाहिए। ये सुन अवनी हैरान होते हुए कहती है, तुम हो कौन और थोड़ी सांस लेकर बताओ क्या हुआ। ये सुन वो आदमी कहता है,
वो यही पास के एक घर में एक आदमी अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है, जो रोकने जाता है वो उसे भी घायल कर देता है। ये सुन अवनी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहती है, क्या अभी भी ऐसे मानसिकता के लोग रहते हैं? तभी वो आदमी कहता है, आप जल्दी महारानी को बुला दीजिए। ये सुन अवनी कहती है, वो अभी व्यस्त है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, यकीन करो मैं उसे बचा लूंगी। ये सुन वो आदमी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है चलिए जल्दी चलिए। वो दोनों जल्दी से महल से बाहर की ओर जाने लगते हैं। वही बगीचे में खड़ी इनाया जैसे ही उन दोनों को जाता हुआ देखती है, तो परेशान होते हुए कहती है, ये अवनी जी धन मंत्री के साथ कहा जा रही है, और धन मंत्री महल में कैसे आया? ये बोलते हुए वो तेजी से अवनी को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वही कुछ देर चलने पर अवनी एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां कुछ लोग खड़े थे, और बहुत से लोग घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। ये देख अवनी आगे बढ़ती है। वहां एक आदमी एक लड़की को चाबुक से मार रहा था। ये देख अवनी की मुठ्ठियां कस जाती है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस लड़की को पकड़कर अपने पीछे कर लेती है, और सामने खड़े उस आदमी के चाबुक को पकड़ एक ऊर्जा से भरपूर मुक्का उस आदमी के पेट पर मार देती है। उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा था। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया था। तभी अवनी कहती है, तुम ठीक तो हो? ये बोल वो जैसे ही पलटकर पीछे मुड़ने लगती है, तो उसे दर्द का एहसास होता है। वो देखती है कि जिसे उसने बचाया था वो मुस्कुरा रही थी। उसने अवनी की पीठ में खंजर घुसा दिया था। अवनी कुछ कदम पीछे हटती है कि तभी वो आदमी जो घुटनों पर था, वो उठते हुए एक और खंजर अवनी की पीठ में घुसा देता है। अवनी देखती है कि वहां जो घायल पड़े थे, वो सब घायल होने का अभिनय कर रहे थे। ये देख उसकी मुठ्ठियां कस जाती है। तभी वहां सामने से एक आदमी आते हुए कहता है, अवनी अवनी अवनी, अब और कितना भागोगी? तुम्हारे उस पति ने हमारी जाति की लड़की को छूकर हमारा अपमान किया, और ना जाने कितनों को उसने मार दिया। उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। हमने तुमसे सिर्फ तुम्हारी मणि मांगी थी, ऐसी मणि जो सिर्फ एक शुद्ध आत्मा वाली लड़की के पास होती है, वो तुम्हारे पास है, पर तुम उसकी असली शक्ति नहीं जानती। लाओ उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। ये सुन अवनी हंसते हुए कहती है, सेनापति किडम, तुम्हारी भीख मांगने की आदत गई नहीं अभी तक। ये बोलते हुए अवनी एक तलवार निकाल लेती है। वही वो आदमी दम पिचासों का सेनापति था। इनमें बहुत से छोटे छोटे समूह के सेनापति होते हैं। ये उनमें से एक था। अवनी के उसका अपमान किए जाने पर वो गुस्से से अपने सैनिकों को अवनी पर हमला करने को कहता है। वो जानता था कि घायल होने की वजह से अवनी का रक्त बह जाएगा, और रक्त की कमी से दम पिचास कमजोर हो जाते थे। इसलिए वो जानता था कि अवनी की हार निश्चित है। वही धनमंत्री मुस्कुराते हुए उस सेनापति के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया है, अब लाओ मेरा धन। ये सुन सेनापति मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तो हम इंसानों के साथ कोई सौदा नहीं करते, लेकिन तुम इंसान होके भी किसी शैतान से कम नहीं हो, इसलिए ये लो। ये बोल वो सिक्कों से भरी कुछ पौटलियां धनमंत्री की ओर उछाल देता है। अपनी कीमत पाते ही धनमंत्री वहां से चला जाता है।